माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों के लिए कि अब एग्ज़ाम के बाद क्या। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करा था और उन्हें जानना भी था। सो आई एम हियर विद वीडियो। आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस कि एग्ज़ाम के बाद अब क्या। तो तुम लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया। आई होप कि तुम सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। नहीं भी गया डोंट वरी, और भी चीज़ें होती हैं, ट्राई करो सारी चीज़ों को। एंड एट लास्ट अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जाना पड़े तो इट्स ओके, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू एनी वन, यू वर्कड हार्ड, इट्स ओके। पर 2 ड्रॉप से ज़्यादा तो मत लेना, मैं इतना सजेस्ट करूँगी। बाकी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी सेपरेट, तब तुम वो देखना। अभी आफ्टर एग्ज़ाम के बाद क्या, तो सबसे पहले तो अपने रिज़ल्ट का वेट करो। तो जैसे इन्होंने अपने ब्रोशर में दिया था उसके हिसाब से तुम्हारा रिज़ल्ट आज आ जाना चाहिए। आज 2 तारीख है, उन्होंने ब्रोशर में ये लिखा था कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक तुम्हारा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद जो तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, पहले मैं तुम्हें डेट्स बता देती हूँ ताकि तुम ट्रैक रखना अपने टाइम का। ये नहीं कि तुमने एग्ज़ाम दे दिया और तुम मस्त हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या होना है। ठीक है, देखते रहना, हर डेट के हिसाब से हर चीज़ चेक करते रहना। मैं भी पोस्ट करती रहूँगी यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी, पर तुम देखते रहना। इतना तुम्हें खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पता चले कि डेडलाइन चली गई, तुमने मिस कर दिया, काउंसलिंग ही फिल नहीं करी, तो इतना केयरलेस मत होना, ध्यान रखना चीज़ों का। मैं डेट बता रही हूँ, तो आज 2 तारीख है, 2 जुलाई। रिज़ल्ट आज शायद आ जाना चाहिए जैसे इन्होंने बताया था। दूसरा, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में लेके तुम्हारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पीरियड चलेगा। अब चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पीरियड क्या होता है, लेट मी टेल यू। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारी एक रैंक मिल गई, तुम्हें कुछ भी आई, हमें नहीं पता कम आई या ज़्यादा आई, रैंक आ गई। ठीक है, लॉकिंग पीरियड और चॉइस फिलिंग पीरियड चलेगा। इसमें क्या होगा, तुम्हें चॉइस फिल करनी पड़ेगी। अब बताती हूँ, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, इसमें गलती मत करना। और किसी को भी काउंसलिंग के लिए पैसे मत देना। बहुत लोग होते हैं इस टाइम मुझसे पैसे मांगते हैं कि हम तुम्हारे काउंसलिंग फॉर्म फिल कर देंगे, ये सब। देखो, इतने बड़े तुम लोग हो चुके हो, इतना अगर तुम खुद अभी नहीं करोगे तो आगे क्या करोगे। कॉलेज में आ रहे हो, बहुत बच्चे अपने घर से दूर भी रहेंगे, दूर शिफ्ट होंगे, तो इतना तुम्हें आना चाहिए कि तुम खुद का सब कुछ कर पाओ। ठीक है, तो काउंसलिंग तुम्हें तुम्हारी खुद करनी है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, किसी को भी पैसे नहीं देने। किसी भी टाइम पे कोई गाइडेंस चाहिए हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ठीक है, हाँ, तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पीरियड। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे इस कॉलेज में आने से पहले पता ही नहीं था कि बीओटी नाम का भी कोई कोर्स होता है, बीपीओ कोई कोर्स होता है, बीएएसएलपी कोई कोर्स होता है। आई ओनली न्यू अबाउट बीपीटी। ओके, तो और सब बीपीटी को ही जानते हैं मोस्टली, फिजियोथेरेपी के बारे में सबको पता है मोस्टली। ठीक है, तो अब मैंने तो वही पहली चॉइस रखी। अब इसमें कितने कॉलेजेस आते हैं, 5 कॉलेजेस आते हैं एज आई टोल्ड यू। एक कॉलेज में सिर्फ बीएसएलपी है, बाकी नहीं है। ठीक है, एसवी नरतार कटक हो गया तुम्हारा, एनआईएलडी कोलकाता हो गया तुम्हारा, एनआईईपीएमडी चेन्नई हो गया, पीडीयू एनआईपीपीडी न्यू दिल्ली हो गया, और सीआरसीएसआरई गुवाहाटी हो गया। अब इन 5 कॉलेजेस में सबसे पहले तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब मैं दिल्ली के बहुत पास रहती हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की और मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे दिल्ली में ही कॉलेज मिले। सबसे पहले तो कोई भी मतलब पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते तुम्हें घर से दूर, कोई पेरेंट नहीं भेजना चाहता। तो अगर इफ़ यू आर समवन जो कोलकाता में रहता है तो उसे एनआईएलडी चाहिए होगा, जो कटक में रहता है उसे एसवी नरतार चाहिए होगा, जो गुवाहाटी में रहता है उसे सीआरसीएसआरई चाहिए होगा। ठीक है, जो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहता है उसे पीडीयू एनआईपीपीडी चाहिए होगा। मोस्टली ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम कोलकाता करो तुम दिल्ली नहीं आ सकते, बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम, एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी एग्री करते हैं तुम्हें दूर भेजने के लिए और तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम्हें दिल्ली आना है या किसी और जगह जाना है, बिल्कुल आओ, बिल्कुल जाओ। तो इसके लिए भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, तुम्हें कहाँ जाना है। अब मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मेरा था कि मेरे पेरेंट्स का भी था, मेरा भी था कि मुझे दिल्ली चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब चॉइस फिल करना स्टार्ट करी, अभी तुम्हारी रैंक के हिसाब से ही मिलेगा जो तुम्हें मिलना होगा, पर अभी तो तुम अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो ना, तुम्हें क्या चाहिए। मान लो मुझे पहले दिल्ली की बीपीटी चाहिए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग वाले में सबसे पहले मैं कॉलेज सेलेक्ट करूँगी, पीडीयू एनआईपीपीडी और उसकी बीपीटी सेलेक्ट कर दी। मान लो मैंने अपने दिमाग में अपना कोर्स भी प्रायोरिटी रख रखी कि मुझे बीपीटी ही चाहिए, पहले मुझे सबसे नंबर पे बीपीटी चाहिए, कि किसी भी कॉलेज से मिले तो मुझे पहले बीपीटी ही मिले, मुझे फिजियोथेरेपी ही मिले किसी भी कॉलेज से मिले। तो सबसे पहले, और मुझे दिल्ली की मिले, तो सबसे पहले मैंने दिल्ली के बाद दिल्ली और बीपीटी मैंने पहले मेरी चॉइस रखी। तो अगर जब काउंसलिंग होगी, दिल्ली की जब काउंसलिंग होगी, अगर मेरी रैंक इतनी होगी कि मेरे को दिल्ली में सीट मिल रही होगी पहली काउंसलिंग में, तो मेरी पहली चॉइस ही मुझे मिलेगी। ठीक है, समझ आया। अब मान लो दिल्ली के बाद मैं बोलूँ कि एसवी नरतार वाले कॉलेज का भी काफ़ी नाम है यार, वहाँ की भी फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली के बाद मैंने एसवी नरतार की फिजियोथेरेपी रख दी। उसके बाद फिर सारे कॉलेजेस, एनआईएलडी आ गया या और भी जो कॉलेजेस हैं वो आ गए। ठीक है, ऐसे करके मैंने बीपीटी भर दी सारे कॉलेजेस की।
अब मान लो मैं कहती हूँ चलो पीटी नहीं मिली तो ओटी कर लेंगे। ओटी के बारे में मुझे उस टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब फिर भी ओटी भी काफ़ी अच्छा एक बच्चे ने मैसेज करा था, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। देखो कोर्सेज सारे ही अच्छे हैं, कोर्सेज के बारे में बताऊँ तो कोर्सेज सारे ही अच्छे हैं, और अर्निंग के हिसाब से जाओगे तो नहीं पता तुम किस में कितना अर्न कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें हर किसी चीज़ में हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं किसी किसी चीज़ के, ठीक है। जैसे मैं पीटी का बता देती हूँ आपको एक प्रोज एंड कॉन लिस्ट, ताकि तुम डिसाइड कर पाओ तुम्हें क्या करना है। मुझे भी इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जितना मुझे पता है, पीटी में तुम ऑफिशियली डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हो विद सफिक्स पीटी, ठीक है। ओटी में ऑफिशियली अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है फॉर दैट, इफ़ यू नीड अ प्रीफिक्स डॉक्टर तो पीटी शुड बी योर चॉइस। एंड इन पीटी आगे तुम जाके अपना क्लिनिक, तुम होम विजिट्स और तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हो, ओटी में भी कर सकते हो। पीटी में एक कौन ये है कि सेचुरेट हो सकती है या ब्रांच या हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पीटी के बारे में सबको पता है, प्राइवेट कॉलेजेस से भी बच्चे फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, पर ओटी के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। तो हमारे कॉलेज से इवन प्लेसमेंट भी ओटी की ही लगती है 4 साल बाद, पीटी की नहीं लगती, जितना सीनियर्स ने हमें बताया। तो एक कौन ही हो गया। अब बाकी मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, तुम डिसाइड कर लेना, और बाकी यूट्यूब पर और वॉच करो। मैं कोशिश करूँगी जल्दी मैं एक वीडियो के साथ आऊँ जिसमें तुम्हें ओटी के बारे में बताऊँ। जब तक इतना मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अब मान लो मैंने सारे कॉलेजेस भर दिए, सारे कॉलेजेस की पीटी भर दी, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, कि पहला मेरा प्रायोरिटी कोर्स बीपीटी रहेगा, मेरा पहला प्रायोरिटी कॉलेज फिजियोथेरेपी मतलब वो पीडीयू एन आई पीपीटी रहेगा। मान लो मुझे पीडीयू एन आई पीपीटी नहीं मिला, तो मुझे उसके बाद एसवी निर्धारण मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर होगा ना, उसी ऑर्डर में तुम्हें अलॉटमेंट होगी। मान लो अगर मुझे एसवी निर्धारण मिला, मुझे इतनी भी रैंक नहीं आई, तो मुझे जो थर्ड प्रेफरेंस है वो मिल जाएगी। मान लो मेरी थर्ड प्रेफरेंस वाली रैंक भी नहीं है, तो जो फोर्थ प्रेफरेंस है वो मिल जाएगी। तुम कितनी भी प्रेफरेंस भर सकते हो तुम्हारे हिसाब से। अब मान लो मैं सारे कॉलेजेस की ओटी भरना स्टार्ट करूँगी, दिल्ली की ओटी भर दी है, एसवी निर्धार की ओटी भर दी है, फिर उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे मैं पीओ भरना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने तो अपने टाइम पे सिर्फ पीटी भरी थी दिल्ली की और ओटी भरी थी, बाकी पीओ तो मैंने नहीं भरा था। बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या क्या भरना है, जो तुम भरोगे उसी से मिलेगा। मैं तो कहूँगी अगर तुम ओपन हो कोई भी कोर्स करने के लिए तो सब भर दो, रिस्क क्यों लेना, क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए। मतलब तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें इस साल कुछ चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज से चाहिए, तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना, तो रिस्क मतलब सभी भर दो, ठीक है। क्या पता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, नहीं भरोगे तो नहीं, चांसेस ज़्यादा रहेंगे, भर दोगे तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और या तो मान लो एक और मैं तुम्हें दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि मान लो दिल्ली ही चाहिए और कोई कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो मैंने दिल्ली की सबसे पहले पीटी भर दी, सेकंड प्रेफरेंस में मैंने दिल्ली की ओटी भर दी, थर्ड प्रेफरेंस में मैंने दिल्ली की पीओ भर दी, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ यही 3 कोर्स है। उसके बाद मैं एसवी निर्धार में आ गई, एसवी निर्धार की मैंने पहले पीटी भर दी, एसवी निर्धार की मैंने पहले ओटी, उसके बाद ओटी भर दी, फिर उसके बाद एसवी निर्धार की मैंने पीओ भर दी। तो तुम ऐसे भी भर सकते हो, मान लो कि दिल्ली ही कॉलेज चाहिए तो उसके सारे कोर्सेज पहले भर दो, जिस ऑर्डर में तुम भरोगे तुम्हें मिलेगा वही, ये ध्यान रखना। दिल्ली ही चाहिए चाहे पीटी, तुम्हारा अगर ऐसा है कि मुझे मेरा ध्यान नहीं है कोर्स से, पीटी मिले ओटी मिले पीओ मिले, मुझे दिल्ली चाहिए, तो दिल्ली के सारे कॉलेजेस अपने कोर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से भर दो, मतलब दिल्ली की कॉलेज को अपने कोर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से भर दो। और मान लो तुम्हें ऐसा है कि मुझे पीटी चाहिए, बाहर में जाए मुझे कोई भी कॉलेज मिले पर मुझे पीटी चाहिए, तो सारे कॉलेजेस की पीटी पहले भर दो। तो तुम्हें ऐसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब वो तुम्हारी प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए। तुम्हें अपनी पहले प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, एक अपना माइंड सेट कर लो, लिख लो एक जगह प्रोज एंड कॉन्स, यूट्यूब पे और सर्च करो, अभी टाइम है, और उसके हिसाब से 5 से लेकर 10 तारीख तक है, उसके बीच में भी टाइम है, ये नहीं कि एकदम लास्ट में करना, ठीक है। उसके बाद ना चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, ये सारी चॉइस फिल करने के बाद तुम लॉक कर देते हो, उसके बाद तुम चेंज नहीं कर सकते अपनी प्रेफरेंस को, अगर तुमने एक बार लॉक कर दिया, ठीक है। अगर लास्ट डेट तक मतलब तुमने प्रेफरेंस तो भर दी पर तुमने लॉक नहीं करा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और लिस्ट ऐसे ही रह जाती है। तो ध्यान रखना कि 5 से 10 तारीख के बीच का जो टाइम है, उसी बीच तुम अपना डिसीजन बना लो, उसी बीच तुम अपनी प्रेफरेंस बना लो, और उसी बीच लास्ट में जैसे 10 तारीख को है तो तुम 9 की रात को लॉक कर दो। रिस्क मत लेना, डेडलाइन पे बिल्कुल मत चलना, अपना पूरा अच्छे से टाइम लेके चलो, हर चीज़ को लिखो अगर तुम कंफ्यूज हो तो, ठीक है। और बाकी तो जहाँ तुम्हारी किस्मत होगी तुम वहीं जाओगे। मुझे भी नहीं पता था, मैं आ गई इस कॉलेज में और तुम भी आ जाओगे। तो सबसे अब तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया। अब आते हैं थर्ड। अब जो तुम्हारा काउंसलिंग का, अब तुम्हारी प्रेफरेंस वगैरह सब भर गई, अब तुम वेट करोगे सीट अलॉटमेंट का, मुझे क्या मिलेगा। तो जो तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड में जो तुम्हारी अलॉटमेंट होगी वो होगा 14 जुलाई को। अभी मैं वही डेट्स बता रही हूँ जो ब्रोशर में मेंशन करी थी, चीज़ें इससे लेट भी चल सकती हैं, ऐसे ही करते हैं गवर्नमेंट, सरकारी काम तो तुम्हें पता ही है। बाकी अगर इनके ब्रोशर के साथ चला तो 14 जुलाई को तुम्हारे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब फर्स्ट राउंड में क्या होगा, मान लो तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आई है, बहुत सारे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी आई है, तो उन्होंने जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी, जो पहली प्रेफरेंस भरी थी, जो उन्हें चाहिए थी, वो उन्हें पहले ही राउंड में मिल जाएगी। ख़त्म, लो छुट्टी, टाटा बाय बाय, मिल गया, ठीक है। तुम अपना कॉलेज लोगे और खुश रहोगे। अब मान लो आते हैं दूसरे बच्चे,
जिन्हें फर्स्ट राउंड में उनकी सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस मिल गई, पहली वाली नहीं मिली। मुझे चाहिए थी दिल्ली की बीपीटी, पर मुझे मिल गई NILD की बीपीटी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, आगे और भी काउंसलिंग के राउंड्स हैं, सेकेंड राउंड है, थर्ड राउंड है, मॉपअप राउंड है, और भी राउंड है। मैं एक ही राउंड में हार नहीं मानूंगी कि यार मुझे तो दिल्ली नहीं मिला। बहुत बच्चे क्योंकि होते हैं, मान लो ये चीज़ समझो ध्यान से, अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार कमेंट और करना, मैं दोबारा तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मोस्टली बच्चों को पता होता है काउंसलिंग के बारे में, जो नीट की प्रिपरेशन भी करते हैं सबकी, पर जिनको नहीं पता बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसलिए पैसे किसी को मत देना, फ्री में करो सब कुछ। तो मान लो मैं हूँ कोलकाता की, ठीक है, और मुझे पहले राउंड में मेरी दिल्ली फर्स्ट थर्ड प्रेफरेंस थी, और मुझे पहले राउंड में दिल्ली मिल गया। दिल्ली तो मेरे घर से बहुत दूर है, मुझे तो कोलकाता NILD चाहिए, है ना। तो मैं पहले राउंड में मुझे तो दिल्ली मिला था, वो वाली सीट छोड़ दूँगी। और मान लो दूसरा इंसान है दिल्ली की, जिसे सीट चाहिए थी, पर उसे SB नेताल या कोलकाता वाला कोई कॉलेज मिल गया। अब पहले राउंड में उस कोलकाता वाले बच्चे ने तो सीट छोड़ दी ना, तो तुम्हारे को तो सीट मिलेगी ना। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, वो सीट खाली हुई तो तुम्हें मिल जाएगी ना। तो ऐसा नहीं होता कि पहले राउंड में सारी सीट भर गई, सीटें नहीं भरती, बहुत बच्चे छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो मॉपअप राउंड तक भी तुम्हें सीटें मिलती हैं। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, मान लो तुम्हें दिल्ली की BPT चाहिए थी, ठीक है, पर तुम्हें मिल गई NILD की BPT पहले राउंड में, तो तुम क्या करोगे। दो ऑप्शन आते हैं तुम्हारे पास। एक आता है जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है काउंसलिंग का, अलॉटमेंट का, ध्यान से चीज़ें करना। एक आता है ऑप्शन फ्रीज़ का, एक ऑप्शन आता है फ्लोट का। फ्रीज़ का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो तुम्हें कॉलेज मिला है, तुम इससे सेटिस्फाइड हो, तुम यहीं जाना चाहते हो, फ्रीज़ कर दो, यही मेरा कॉलेज है, मुझे आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, मैं अपनी सीट बुक कर रहा हूँ, ख़त्म, मेरे लिए यही कॉलेज है। फ्लोट का ऑप्शन होता है कि जो तुम्हें सीट मिली है, अब उसका भी रिस्क नहीं ले सकते तुम, है ना। जो तुम्हें सीट मिली है तुम्हें वो भी रखनी है, क्योंकि तुम्हें रिस्क नहीं लेना, एटलीस्ट मिल तो गया ना भाई कुछ। तुम्हें ये सीट मिल रही है, तुमने इसको भी ले लिया, और तुम सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो इस वाले राउंड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं। मैंने अपने नर्सिंग का जब पेपर दिया था उस टाइम मैंने ये गलती करी थी काउंसलिंग में। फ्लोट करने के बाद ऐसा नहीं है कि तुमने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया तो तुम जब ही कॉलेज में जाओगे। फ्लोट में भी फ्रीज़ तो जब तुमने कर लिया, जब तो तुम्हें उस कॉलेज में जाना ही है, तुम्हारे पास एक अपने कॉलेज की डेट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा कि अब तुम्हें इस डेट पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ आना है, तुम वहाँ जाओगे, फ़ीस पेमेंट करोगे, सब कुछ खत्म। फ्रीज़ और फ्लोट के टाइम पे भी तुम्हें पेमेंट करनी होती है 10,000, ऑनलाइन पेमेंट यहीं जाती है, सब कुछ वेबसाइट पे होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे आता है ऑनलाइन 10,000 की पेमेंट होगी तुम्हारी, ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी होता है जो बोलते हैं कि लास्ट में तुम्हें मिल जाता है। तो 10,000 की पेमेंट, पूरी फीस नहीं जाती, तुमने 10,000 की पेमेंट कर दी, और अगर तुमने फ्रीज़ करा तुम कॉलेज जाओगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट दोगे, वो देख लेंगे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तुम्हारा एडमिशन हो गया। जब तुम जो रेस्ट पेमेंट है, मैं जो अपनी PDU NI PPT की बता रही हूँ, बाकी सबकी अलग अलग फ़ीस है, यहाँ की 51,520 रुपीज़ है ना, तो 10,000 तुम पहले पे कर चुके। अब आगे तुमने जब अपना फ्रीज़ करा, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए कॉलेज में, वहीं उसी टाइम एडमिशन के टाइम वहाँ पे भी तुम्हें ऑनलाइन ही करनी होती है, ऑनलाइन भी उसी वेबसाइट पे जाके करनी होती है, बैठे बैठे वहीं टीचर के सामने जो तुम्हारा एडमिशन कर रहा होता है। 41,520 रुपीज़ जो बचे हुए थे वो कर देते थे, ठीक है। यहाँ तुम्हारा हो गया सीट फ्रीज। फ्लोट में भी तुम्हें सेम यही करना है। फ्लोट में मान लो मुझे NILD मिल गया, मैंने NILD की सीट ले ली, NILD अब मुझे जाना पड़ेगा। अब मैंने सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट तो कर लिया, पर मुझे NILD फिर भी जाना पड़ेगा, तुम्हारे ऐसे नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे तुम। फ्लोट में भी तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके NILD एडमिशन कराना होगा। NILD SB नेताल किसी में भी हुआ, मैं भी तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। NILD जाके तुम्हें अपना एडमिशन कराना होगा, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वहाँ की फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो तुमने सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लिया, फ्लोट कर दिया, तुमने NILD में एडमिशन ले लिया। अब सेकंड राउंड में लकीली तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें दिल्ली मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, दिल्ली मिल गया तो अब तुम दिल्ली में जाओगे, ठीक है। SB निर्धार वाले क्या करेंगे, NILD वाले क्या करेंगे, तुम्हारा वहाँ से जो एडमिशन की सारी चीज़ें थी दिल्ली ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस बीच अगर NILD से दिल्ली की फ़ीस ज़्यादा हुई, मतलब ऐसे फ़ीस का डिफरेंस ज़्यादा हुआ, तो तुम्हें थोड़ा और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी कॉलेज में दिल्ली में जाके पे करना पड़ेगा। पर अगर जो तुमने पहले फ़ीस पे करी थी वो ज़्यादा थी, अब दिल्ली में तुम्हें कम देनी है, तो वो तुम्हारा अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तुम्हारे पास अपने बैंक अकाउंट में तुम्हारे आ जाएगा। तो पैसे सेम ही जाएंगे जिस भी कॉलेज में तुम जाओगे। ऐसा नहीं है तुमने पहले ज़्यादा कर दी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, या पहले कम कर दी तो तुम्हें बाद में देने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें बाद में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम अपने पैसे दे दोगे, और इतना मुझे शायद नहीं पता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हारे NILD सबमिट हो चुके होंगे तो तुम्हें वो जाकर लेकर आने पड़ेंगे, शायद ये होता है। और बाकी तो वो तुम्हारी एडमिशन की सारी प्रोसेस दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर तुम्हारा दिल्ली में एडमिशन होता है। आई ये बात समझ में। ऐसे ही सारे राउंड चलते हैं। मान लो तुम्हें फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारी रैंक कम आई है, ठीक है, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा आई है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला फर्स्ट राउंड में,
तुम्हें सेकंड राउंड में मिल गया। सेकंड राउंड में भी सेम यही चीज़ चलेगी, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन होगा। फिर थर्ड राउंड में भी ऐसे ही चलेगा। फिर लास्ट में मॉपअप राउंड आता है कि जब सीट्स बची होती हैं तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। तो लास्ट तक पार्टिसिपेट करना, कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें होंगी, तो रैंक वेरी भी करेगी और मिल सकता है लास्ट तक। मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज कर दी थी, मेरे 51 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, ये है वो है। कोई आइडिया नहीं है मुझे, देखो मैं नहीं तुम्हारा रिजल्ट बना रही है ऐसा कुछ। मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि लास्ट तक होप मत छोड़ना। बहुत बच्चे होते हैं, मान लो किसी का अभी तक तो नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, नीट का भी नहीं हुआ है, मान लो किसी बच्चे ने काउंसलिंग कर ली पर बीच में उसका मन बदल गया कि मुझे नहीं लेना है यार कॉलेज में, एक और ड्रॉप करता हूँ या मैं कुछ और करता हूँ, या उसने कोई और कॉलेज ले लिया, तो वहाँ तो सीट बच गई ना। फिर यहाँ पे तुम्हें तो मिल जाएगी ना। फिर तुम सोचोगे कि मेरी रैंक कितनी आई है, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्यों पार्टिसिपेट करें। क्या पता तुम्हें मिल जाए, जो सीट तुम्हारी किस्मत में होगी वो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, अब वो कैसे भी मिले। तो इसलिए लास्ट तक मत होप छोड़ना। 3 राउंड होते हैं, एक मॉपअप राउंड होता है, कुल मिला के 4 राउंड हो गए तुम्हारे। और उसकी भी मैं डेट बता देती हूँ। मैंने तुम्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट बता दी जो कि 14 जुलाई होगी, ठीक है। और फिर जो मैंने बोला कि तुम्हें पेमेंट करनी है, सीट एक्सेप्ट 14 से 17 तक, 14 जुलाई से 17 जुलाई तक तुम्हारा ये पीरियड चलेगा, जिसमें तुम अपना कॉलेज अगर मिल गया है तो एक्सेप्ट कर लो, फ्रीज कर दो और 10,000 दे दो। फ्लोट कर लो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लो और 10,000 दे दो। सेम प्रोसेस चलेगी। या सीधा तुम्हें कुछ नहीं करना, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लो जब पैसे नहीं जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब हो गया ये। अब आते हैं डेट ऑफ फर्स्ट राउंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अब फर्स्ट राउंड जब तुम्हारा हो गया काउंसलिंग का, ठीक है, जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको भी सीट मिल जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम्हें मिल जाएगी तो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। तो जिनको भी सीट मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो उनकी क्या होगी, अब एडमिशन के लिए कॉलेज वाले बुलाएंगे। अगर तुमने फ्लोट करा, जब भी तुम्हें उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जिस कॉलेज की सीट तुम्हें उस टाइम मिली होगी, ठीक है। याद रखना ये बात, गलती मत करना। ये नहीं कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही, जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की जो तुम्हारी वेरिफिकेशन होगी एडमिशन के लिए तुम्हें जो बुलाएंगे वो होगा 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में, ठीक है। 22 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में तुम्हें बुलाएंगे कि मतलब तुम्हारे पास 22 से 23 जुलाई का है, 2 दिन मिलते हैं। ऐसे मेरे एडमिशन के टाइम पे भी था कि 25-26 डेट मिली थी, मुझे 25 को बुलाया था, मेरे बर्थडे के दिन बुलाया था, मेरा एडमिशन उसी दिन हुआ था। कुछ बच्चों को 26 को बुलाया था। तो तुम्हारे पास अपने आप ही सब कुछ वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट बार बार चेक करते रहना, सब कुछ वेबसाइट पे होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। तो वेबसाइट पे ही तुम्हें बार बार चेक करते रहना, तुम्हारे पास वही सारी डिटेल्स आएगी कि अब तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हो गया और कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं वो मैं सब यहाँ पे अभी दिखा दूँगी, मैं वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर आने हैं वो भी उसमें मेंशन होगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना। अभी मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊँगी भी तुम्हें क्या क्या लाना है, ताकि तुम्हें अभी से और टाइम मिल जाए, तुम अभी से प्रिपेयर कर लो। लास्ट में बहुत केओस हो जाता है, क्योंकि ना बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि मतलब हुआ था उस टाइम, मेरे को जितना याद है। अच्छा, जिनका कॉलेज पास है उनको तो तक नहीं है दिक्कत, जिनका मान लो तुम रहते कहीं और तुम्हें मिला दूर का कॉलेज है, अब तुम उतने ही कम टाइम में ट्रेन करोगे, दूर जाओगे कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, क्या क्या करोगे, तो मैं तुम्हें बता दूँगी, लिस्ट मेंशन कर दूँगी जो हमें मिली थी। सब कुछ तुम्हारा साइट पे आता है, ठीक है। तो तुम ताकि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना, खाली मत बैठो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो। और ये मत सोचना क्या पता मेरा नहीं हुआ, मैं क्यों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करूँ, क्या पता हो भी जाए, नहीं भी हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे किसी और चीज़ में काम आ जाएंगे, आगे भी किसी और कॉलेज की किसी और एग्ज़ाम की काउंसलिंग करोगे तो वहाँ काम आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो, तुम्हारे आगे के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 22 तुम्हें डेट मिलेगी तो तुम्हें 22 को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में पहुँच जाना है। अगर तुम्हें 23 जुलाई मिली तो तुम्हें उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में पहुँच जाना है, ठीक है। तो यहाँ हुआ तुम्हारा फर्स्ट राउंड का ख़त्म। अब तुम्हारा होगा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो भी 28 जुलाई को स्टार्ट। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। मान लो तुम्हें फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिला था, तो जो मैंने अभी तक प्रोसेस बताई वो तुम्हारे लिए नहीं थी। अब सेकेंड राउंड में तुम्हें कुछ अलॉट हुआ, मान लो तुम्हारी चॉइस का कॉलेज तुम्हें मिल गया, तो तुम फ्रीज़ कर दोगे, वही 10,000 अपने पे कर दोगे और उस कॉलेज में जाओगे। जब तुम्हें बुलाया होगा अपना एडमिशन ले लोगे। पर सेकेंड राउंड में भी तुम्हें अपनी चॉइस का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला तो तुम फ्लोट कर दो, ठीक है। वो कॉलेज जो अभी मिला है और जो कोर्स अभी मिला है उसे भी ले लो और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर दोगे। अगर थर्ड राउंड में कुछ बेटर मिल जाएगा तो मैं वो ले लूँगी और इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। ऐसा कर लो। तो सेकेंड राउंड में तुमने बताया तुम्हारा 28 को स्टार्ट हो जाएगा और इसकी पेमेंट और सीट एक्सेप्टेंस जो होगी, मतलब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 28 को, तो 28 से 31 के बीच में अब तुम्हें सोचना है इसे फ्रीज़ करना है या फ्लोट करना है या सीधा थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो वो चीज़ तुम सोच लेना। जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताई, सब कुछ सेम ही चलेगी सारे राउंड्स के लिए। अब फिर सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने अपना ले लिया है कॉलेज, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुम्हें मिल गया होगा तो जिनको भी कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में, अब तुम जाओगे वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो वो तुम्हारा होगा 5 अगस्त को, ठीक है। तो 5 अगस्त को तुम्हारा सेकंड राउंड का एडमिशन हो जाएगा। जिन भी बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिला होगा 5 अगस्त को तुम लोगों को एडमिशन के लिए कॉलेज बुला देंगे। अब होगा थर्ड राउंड का सीट का अलॉटमेंट रिजल्ट, वो तुम्हारा 9 अगस्त को आएगा और उसके बाद 9 से 12 अगस्त के बीच में
9 से 12 अगस्त के बीच में तुम्हें अपना पेमेंट करना है, वही 10,000 फ्रीज अपलोड करना है अगेन। एंड आफ्टर दैट तुम्हें वेट करना है अपने एडमिशन का कि कब बुलाएंगे तुम्हें। तो एडमिशन के लिए तुम्हें 19 से 20 अगस्त के बीच में बुलाएंगे, या तो 19 को बुला लेंगे या तो 20 अगस्त को बुला लेंगे, थर्ड राउंड की काउंसलिंग के एडमिशन के लिए। उसके बाद आता है तुम्हारा मॉप अप राउंड। अब मॉप अप राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉप अप राउंड इज़ समथिंग जिसमें अभी तक सारी प्रोसेस ऑनलाइन चल रही थी। जब तक तुम्हें मिला नहीं कॉलेज, जब तक तुम्हारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, जब कॉलेज मिल गया, जब उस कॉलेज में जाना है, जब बुलाया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। मॉप अप राउंड इज़ अ स्पेशल राउंड। मॉप अप राउंड में तुम्हें ये एग्ज़ाम एसवी निर्धार कराता है, एसवी निर्धार वाला कॉलेज कराता है। तो मॉप अप राउंड इज़ अ लिटिल टैकी, जिसमें तुम कहीं से भी हो, तुम्हें एसवी निर्धार जाना पड़ेगा। ये राउंड तुम्हारा ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना। तो मॉप अप राउंड में तुम्हें ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा एसवी निर्धार, एट एसवी निर्धार, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। मान लो तुम्हें दिल्ली में सीट चाहिए, तुम्हें NILD डजेंट मैटर, तुम्हें दिल्ली या NILD कहीं नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में सीट चाहिए तुम्हें जाना एसवी निर्धार पड़ेगा, क्योंकि पेपर उसने कंडक्ट करा है। तो उसके लिए मॉप अप राउंड तुम्हारा होगा 26 से 27 अगस्त, या तो 26 को या तो 27 को तुम्हें अगस्त में एसवी निर्धार के कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें इन तीनों राउंड में कुछ भी नहीं मिला, तो उसमें क्या होता है, इन तीनों राउंड के बाद जो भी सीट बच गई होती है, कुछ सीट ही बची होती है, बहुत ही कम सीट बची होती है, मोस्टली बच्चों ने ले ली होती है, इन 3 राउंड्स में फिल हो ही चुकी होती है। मान लो 1-2 सीटें, मतलब 5-6 जितनी भी बची मुझे नहीं पता। तो अब तुम्हें ऑफलाइन एसवी निर्धार में जाना है, तुम्हें वहाँ पे अगर सीट बची होगी तो मिल जाएगी। तो मैं तो कहूँगी ट्राई करना, उम्मीद मत हारना कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। मॉप अप राउंड भी ट्राई करना, अगर तुम जा सकोगे या फैमिली अलाउ करेगी, बिल्कुल जाना। और लास्ट तक होप मत छोड़ना कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। बुरा लगता है अगर तुम ये देखोगे कि हाँ इस राउंड में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, लगता है बुरा देखना है सब, पर इट्स ओके। तुम लास्ट तक होप मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रही हूँ, याद रखना ये बात, ठीक है। और जो भी बच्चे दिल्ली वाले कॉलेज में आएंगे, आई विल बी रियली हैप्पी टू मीट यू ऑल। सबसे मिलना चाहूँगी मैं, बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। तो जल्दी जल्दी आ जाओ। और ये हो गया। और फिर उसके बाद तुम्हारा जब तुम्हारा एडमिशन होगा ना, उसी दिन तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी ओरिएंटेशन कब होगी, कि ओरिएंटेशन डे होगा। एक कॉलेज से आने से पहले बताएंगे ना, कि कॉलेज के बारे में बताएंगे। दिल्ली वाले कॉलेज में आओगे तो तुम्हें 3-4 बार बोला जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट में आए हो, नेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफकोर्स इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट, तो इसलिए वही बताएंगे। तो तुम्हारी ओरिएंटेशन डे के दिन तुम्हारा जो कॉलेज का डायरेक्टर होगा वो तुम्हें एड्रेस करेगा, सारे कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, तुम्हें सारे फर्स्ट ईयर की फैकल्टीज़ से मिलवाएंगे, और कॉलेज के बारे में बताएंगे, कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कुछ सीनियर्स के बारे में बताएंगे, किस कॉलेज के बच्चे कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, वो बताएंगे। और उस दिन बता देंगे कि किस दिन से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर सब कुछ अगस्त में हो जाएगा तो मेरे हिसाब से सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमारी भी सितंबर में स्टार्ट हुई थी क्लासेस, तो उसी हिसाब से तुम्हारा सब कुछ होगा। अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब आता है सवाल डॉक्यूमेंट्स का, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें कैरी करना है, ठीक है। तो एक तो मेरी बात ध्यान रखना, ये चीज़ मैं पहले बताना भूल गई, माय बैड, पर आई होप तुमने संभाल के रखा हो। नहीं भी रखा हो तो इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी मिसप्लेस हो गया था। उस टाइम तुम्हें जो तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, एडमिट कार्ड मिलता है तुम्हें, 2 कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी और एक टीचर कॉपी। एक तो कॉपी वो वहीं ले लेते हैं, है ना, एक स्टूडेंट कॉपी तुम्हारे पास रह जाती है, साइन करते हैं एडमिट कार्ड पर, तो वो तुम्हें संभाल के रखनी है, एडमिशन के टाइम पे तुम्हें देनी होगी। बाई चांस किसी से मिसप्लेस हो गई, किसी ने फेंक दी या कुछ भी, कोई नहीं, टेंशन मत लो। अभी भी साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड तुमने डाउनलोड कर रखा है, या डाउनलोड करके रख लो, नहीं कर रखा तो उसका फ़ोटोकॉपी निकाल लो, 2-3 फ़ोटोकॉपी निकाल के रखो। एडमिट कार्ड अपने पास रखो, स्टूडेंट कॉपी टीचर कॉपी दोनों तुम्हारे पास होनी चाहिए। मतलब एडमिट कार्ड निकाल लो, टीचर कॉपी तो नहीं, वो ले लेते हैं, फिर भी स्टूडेंट कॉपी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड निकाल के रख लो, ठीक है। अब जब तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी, जब तुम्हें कॉलेज, हमारा मतलब पहले राउंड का रिजल्ट आया, सेकेंड राउंड, मतलब किसी भी राउंड का रिजल्ट आया, जब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हें अलॉट हुआ कॉलेज, तुम्हें आएगा सबसे पहले एक इंटीमेशन लेटर आएगा, कि मतलब तुम्हारा नाम लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी कैटेगरी या जो भी है सब कुछ लिखा होगा, और उसमें फिर ये लिखा होगा कि कौन सा कॉलेज अलॉटेड दिस, ठीक है, ये कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, और इस कॉलेज के लिए तुम्हें ये इंटीमेशन लेटर, मतलब कि कॉलेज में तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लाने, ये तुम दे दोगे तो तुम्हें एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो उसी टाइम तुम्हें देखना है कि कौन से लाना है, तो मैं यहाँ पे अभी दिखा दूँगी वो कि कैसे लिखा आता है, ठीक है। तो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इंटीमेशन लेटर भी, अपना जो भी इस प्रोसेस में हो रहा है सब चीज़ों का प्रिंट आउट तुम्हारे पास होना चाहिए, सारी चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल के रखो। और लास्ट में जब तुम कॉलेज जाते हो, 2 कॉपीज़ बनती हैं तुम्हारी, ठीक है। जब लास्ट में, मतलब जब तुम एडमिशन के टाइम पे अपना देते हो, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी उन्हें तुम्हें देनी होती है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे दोगे कॉलेज वालों को, एक फ़ोटो कॉपी भी दोगे सब चीज़ों की,
तो हर चीज़ की तुम्हारे पास फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होनी चाहिए। कुछ चीज़ें नहीं है तो भी बनवा लेना टाइम, जब भी मैं पहले ही बता रही हूँ। तो 2 कॉपी, फिर भी मैं कहूँगी 3-4 कॉपियाँ निकाल के रख लो भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी पेपर पे पानी गिर गया, कोई मिसप्लेस हो गया, 3-4 फोटोकॉपी करा के रख लो टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू ब्रिंग, ठीक है। उसके बाद तुम्हें, और जब जैसे 10,000 की जो पेमेंट करोगे ना, उसकी पेमेंट स्लिप, उसका भी, उसे भी डाउनलोड करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी भी फोटोकॉपी करा के रखोगे, ठीक है। और बाकी फ्रीज एंड फ्लोट की भी तुम्हारी, जब तुम फ्रीज करते हो उसकी भी एक पेज आता है कि नाउ दैट यू हैव फ्रीज दिस कॉलेज, ये उसको स्क्रीनशॉट करा के रखना। सब कुछ साइट पे आता रहेगा तुम्हारा, अपनी साइट पे बाबा लॉग इन करके देखते रहना। फ्लोट कर दिया तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी करा लो, हर चीज़ की तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी और मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके। तो सबसे पहले तुम्हारा ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, सीईटी का, जैसे मैंने कहा, संभाल के रखो, नहीं तो फोटोकॉपी करा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट ऑफर लेटर, ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट ऑफर लेटर वही जो मैंने जो बोला इंटीमेशन लेटर, मतलब जो ई काउंसलिंग उस टाइम ऑफर लेटर जो तुम्हें मिला होगा काउंसलिंग के, जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तुम्हें एक्सेप्ट हो गए, तुम्हें वो कॉलेज मिल गया, तो जो काउंसलिंग का वो ऑफर लेटर होगा उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। इंटीमेशन लेटर जैसा मैंने कहा कि जिसमें ये मेंशन होता है कि तुम्हें कॉलेज मिल चुका है और नीचे मेंशन होता है कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं इस कॉलेज में, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर ये चीज़ तो करा ही करो, अब तो फिर तुम्हारा टाइम निकल गया, पर जब भी कोई भी किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो, बीट नीट बीट एनीथिंग, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे डाउनलोड करके रख लिया करो। इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी तुम्हें चाहिए। उस टाइम डाउनलोड नहीं करा था तो अभी भी साइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अपने उसमें जाके तुम डाउनलोड कर, मतलब लॉगिन करोगे जब साइट पे जाके तो तुम्हारी सारी चीज़ें दिखेंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो जल्दी से, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, 3-4 निकालना हर चीज़ के मटेरियल। और डेट ऑफ बर्थ, या तो बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए या तो तुम्हारे पास 10th का अपना वो होना चाहिए, बोर्ड्स की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की बोर्ड्स की मार्कशीट होनी चाहिए। अब आता है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग बोर्ड एग्जाम, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए तुम्हारे पास। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC EWS, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप या जो भी और बहुत सारे होते हैं तो वो होना चाहिए तुम्हारे पास। जनरल हो तो कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक होना चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। स्कूल के टाइम तो ये चीज़ तुम्हें बनवानी ही पड़ती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज समथिंग, अगर तुमने स्कूल मतलब मान लो 12th पास करी, 12th पास करने के बाद तुम इस कॉलेज में आ रहे हो, तो 12th जब तुम पास करो स्कूल वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि तुम अब माइग्रेट करना है, मतलब स्कूल से अब तुम कहीं और जाओगे, कॉलेज में जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले हर स्कूल देता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, अभी अपने स्कूल में जाओ, इस चीज़ की एप्लीकेशन लिखो या कुछ भी लिखो, वो देंगे, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देना उनका बनता है, तो वो देंगे। तो इस चीज़ को निकलवा लेना, तो वो तुम्हारे पास ओरिजिनल होना चाहिए अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपीज भी करा लेना, ठीक है। अब आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर गैप सर्टिफिकेट, वो भी मैं यहाँ पे, और ये देखो जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया एक हो गया, एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था इंस्टा पे, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दीदी मैं कहाँ से बनाऊँ। जब तुम्हें मिल जाता है ना, ऑफर लेटर आ जाता है कॉलेज का, वेबसाइट पे ही तुम्हारे को PDFs आती हैं जो तुम्हें डाउनलोड करनी होती है, Annexure 1 Annexure 2 करके, उसके अंदर ही तुम्हारा स्टडी सर्टिफिकेट बना होता है, ठीक है। उसी के अंदर तुम्हारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना होता है, एक अंडरटेकिंग होता है, उनका प्रिंट आउट निकाल लो, उन्हें फिल कर दो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से जाके तुम्हें, मतलब अपनी सारी डिटेल्स भर लो और किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से जाके उस पर तुम्हारी उनकी स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें ले जाना है, जब ही वो वैलिड होगा। अब बात है स्टडी गैप सर्टिफिकेट, जो मैंने बोला स्टडी गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर ड्रॉपर्स है, ठीक है, ड्रॉपर्स हैं, 12th के बाद हमने गैप लिया, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल, 4 साल, डजेंट मैटर कितने साल का लिया, तो वो तुम्हें दिखाना है कि उन 3-4 साल में तुमने कुछ और कोर्स नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अगर कंप्लीट प्लेन ड्रॉप लिया है तो स्टडी गैप सर्टिफिकेट एक पूरा जो उसमें मिलेगा, फॉर्मेट तुम्हें हर चीज़ का मिलेगा, प्रिंट करा के तुम्हें उसे भरना है और कॉलेज को उस टाइम सबमिट करना है, ठीक है। ओरिजिनल सबमिट कर दो जो तुमने करा था और उसकी फोटोकॉपी भी करा दी, ठीक है। तो स्टडी गैप सर्टिफिकेट की मैं, जैसे मैं हूँ, मैं 2022 में 12th पास करी, ठीक है, फिर मैंने ड्रॉप लिया और ये लास्ट में मुझे 2024 में लास्ट ईयर मुझे ये कॉलेज मिला, तो बीच में मेरा गैप हो गया 2 साल का। तो अब उस 2 साल के गैप के लिए मैंने भरा कि मैं नीट की तैयारी करी थी 2 साल की, उसमें मतलब रीज़न दे दो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे थे, तुमने 1 साल का गैप दिया, ठीक है, ये होगा तुम्हारा। अब आते हैं जो मैंने बोला था 10,000 जो तुमने पेमेंट करा था उसकी पेमेंट स्लिप आएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। अब आते हैं रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 फ़ोटोज़ तुम्हें कैरी करनी है एडमिशन के टाइम पे, 4 उससे ज़्यादा ही करना, पूरा पैकेट लेने के चले जाना, ठीक है। फ़ोटोज़ जो अपनी प्रिंट कराओगे, अभी रीसेंट अपनी कोई फ़ोटो क्लिक करा के रख लो,
अच्छे से कलर फ़ोटो वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे 2 चीज़ें सबमिट करनी है एडमिशन टाइम पे, एक ओरिजिनल कॉपी सबमिट होगी, एक फ़ोटो कॉपी सबमिट होगी। और एडमिशन के टाइम मतलब दिल्ली वाले में तो हमारे यही हुआ था, तुम अंदर खुद अकेले जाओगे, मम्मी पापा पेरेंट्स कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, ठीक है। मेरे टाइम पे तो यही हुआ था, तो अपना सब कुछ खुद संभालना सीखो अभी से। मेरे पापा ने भी मुझे उस टाइम बहुत डांटा था, हर चीज़ पेरेंट्स करके नहीं देंगे। अपने 2 फोल्डर बनाओ, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखो अरेंज करके, एक में इसी जो इन्होंने ऑर्डर, जिस ऑर्डर में बता रही हूँ, जो ऑर्डर भी यहाँ पे लिस्ट पे शो हो रहा होगा तुम्हें, उसी ऑर्डर में एक फ़ोटो कॉपी का फोल्डर, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना के रखो। अंदर जाओगे एडमिशन के टाइम पे, जो जो वो बोलते रहेंगे उन्हें पकड़ाते जाना, साथ साथ निकाल के, घबराना नहीं, सब कुछ खुद करना है। तुम्हें इतने बड़े हो चुके हो तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। और सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस जो मैंने बताया, जो तुम्हें किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से बनाकर देना है, जो NXJ 1 के फॉर्मेट में आएगा, जो तुम्हारी वेबसाइट पे तुम्हें लॉगिन करने का मिलेगा। एस विनयदार वाली वेबसाइट ही वही तुम्हें बार बार खोलती रहनी है, ठीक है, लॉगिन करनी है। और एक बायोडाटा का फॉर्म आएगा, अंडरटेकिंग आएगा, मतलब वो NXJ 2 में मिलेगा, वो भी साइट पे मिलेगा। डाउनलोड करो वो फॉर्म, या स्क्रीनशॉट ले लो, डाउनलोड नहीं हो रहा तो प्रिंट निकालो, भरो, कॉलेज में जमा करो, ठीक है। और मान लो, और एक तुम्हें वो भी देना होता है, वो भी तुम्हें किसी एफिडेविट से मतलब पास से बनवाना होता है, आई डोंट रिमेंबर कहाँ से बनाया था, और उसका तुम्हें फॉर्मेट नहीं मिलता, वो तुम्हें खुद बनवाना पड़ता है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत बच्चों ने हमारे कॉलेज में दिया भी नहीं था, बदतमीज़ है मेरे कुछ दोस्त, बोल रहे थे रैगिंग लेंगे नहीं, टेंशन मत लो। तो कहते हैं हमने एंटी रैगिंग नहीं दिया, हम रैगिंग लेंगे, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी देना होता है। और जो तुम्हें ये सब तो मैंने बता दिया, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देना होता है। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से जब तुम पास होते हो तो तुम्हें करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, याद रखना करेक्टर की, बच्चा कैसा था ये सब, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, स्कूल से ही मिलता है, स्कूल वाले ही देते हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर तुम्हारे पास अभी नहीं है फ्री है, ठीक है। और नेशनैलिटी, डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर JNK एंड एनी कैंडिडेट्स इज़ मैंडेटरी। अगर तुम जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, वहाँ के सिटीज़न हो, या तुम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बच्चे हमारे कॉलेज में वहाँ के सिटीज़न हो, तो तुम्हें अपनी डोमिसाइल या नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम JNK से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो, ओनली देन। अब मान लो एडमिशन के टाइम पे तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें टाइम देते हैं अच्छा खासा, 15-20 दिन का टाइम देंगे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, कि तुम ये डॉक्यूमेंट इस टाइम में बनाकर बाद में हमें दे देना। तो जाके तुम कॉलेज में देना, तो कोई घबराने की वो नहीं है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, मैं एडमिशन के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बिल्कुल जाओ, उस टाइम नहीं है तो उन्हें बता दो, कोई जो भी रीज़न है कि मैंने अप्लाई कर रखा है या अभी मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है और उस टाइम दे देना, बाद में बनवा के 15-20 दिन का अच्छा खासा टाइम देंगे, बाद में बनवा के दे देना। तो ये तो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट हो गए और ऑर्डर वाइज हो गए, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि तुम्हारा NXJ 1 NXJ 2 की यहाँ पे PDF भी मैं दिखा दूँगी, तो उसमें मेडिकल फिटनेस होता है, बायोडाटा होता है, तुम्हारा अंडरटेकिंग होता है, ये सभी तुमसे पहले भरवा लेते हैं। और एडमिशन के टाइम तुम जाते हो, जब भी तुम्हें देते हैं, तब भी तुम्हें 3-4 फॉर्म देते हैं भरने के लिए, सेम चीज़ें बार बार भरवाते रहते हैं, पर कोई नहीं यार, तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, उस टाइम मारने पड़ते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि पहले तुम 10,000 की पेमेंट कर चुके हो जब तुमने फ्रीज़ करा था या फ्लोट करा था ऑनलाइन वेबसाइट पे। अब तुम एडमिशन ले रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब कुछ हो गया, फाइनल जो है तुम्हारा काम अब है पेमेंट करना। अब तुम्हारे बचे 41,520 रुपीज़, वहाँ पर पेमेंट कर दो, उसकी भी पेमेंट स्लिप आएगी, फ़ोटो कॉपी निकालो, वहीं की वहीं कॉलेज को दे दो, एंड दैट्स इट, तुम्हारा एडमिशन हो चुका। तो यही सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और जो मुझे तुम्हें बतानी थी, और जो मैंने बताया है अभी से, केयरलेस मत होना, ये मत सोचना कि मेरे पेपर बेकार गया है, तुम्हें क्यों, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो यार, देखो कुछ नहीं पता लाइफ का, मे बी एट द एंड तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, उसकी वजह से तुम्हारा नहीं हो पाए एडमिशन, फिर है ना। बहुत बार डांटते में भेज भी देते, मेरे टाइम में जब मैं करी थी, 2-3 बच्चों का ऐसा हुआ भी था कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हम नहीं कर रहे एडमिशन, बाद में आना, या सेकंड काउंसिल में पार्टिसिपेट करो, फर्स्ट राउंड में हम ले ही नहीं रहे एडमिशन, तो देखो वो भी दिक्कत है ना। तो फिर डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट, कुछ चीज़ों के लिए तो चलो वो दे देता है टाइम कि एंटी रैगिंग या बाद में दे देना, ये सारी चीज़ें मेडिकल फिटनेस वगैरह, और कुछ चीज़ों के लिए तो उनका होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे पास होने ही चाहिए, तो उस चीज़ के लिए बनवा के रखो अपने डॉक्यूमेंट्स, अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। और जो डेट्स मैंने मेंशन करी है उनका ध्यान रखना, हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंगली करते रहना। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और बाकी अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैं जब भी जिस डेट के हिसाब से जो होगा पोस्ट करती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ मैंने मिस कर दिया है या स्टिल यू हैव डाउट अबाउट एनीथिंग एल्स,
do comment in the comment section. I'll make a video on that. Bye bye.